नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। संसद ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग विधेयक 2020 और राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग विधेयक 2020 पारित किए। श्री हरिवंश फिर राज्यसभा के उप सभापति निर्वाचित। देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर 78% हुई। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कल बिहार में 541 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। और जापान में योशिहिडे सुगा सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के नए नेता चुने गए। वे प्रधानमंत्री शिंजो आबे का स्थान लेंगे। समाचार संध्या में शशांक कुमार के साथ मैं लवलीन निगम। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। आज पहले दिन संसद ने लोकसभा की मंजूरी के साथ राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग विधेयक 2020 और राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति विधेयक 2020 पारित किए। इस वर्ष बजट सत्र के दौरान 19 मार्च को राज्यसभा इन विधेयकों को पारित कर चुकी है। इन विधेयकों का उद्देश्य होम्योपैथी तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए उच्च स्तरीय चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग विधेयक 2020 राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग की स्थापना के लिए होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 का स्थान लेगा। होम्योपैथिक आयोग में 20 सदस्य होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष के अलावा होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान के महानिदेशक और होम्योपैथी के लिए चिकित्सा समीक्षा और रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष सदस्य के रूप में शामिल होंगे। इसमें कुछ अन्य सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग विधेयक 2020 भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 का स्थान लेगा और इसके स्थान पर राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग का गठन किया जाएगा। आयोग में अन्य सदस्यों के अलावा अध्यक्ष, आयुर्वेद बोर्ड का अध्यक्ष, यूनानी बोर्ड का अध्यक्ष, सिद्धा और सोवरिगप्पा सहित 29 सदस्य होंगे। इन दोनों विधेयकों में होम्योपैथी के साथ भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए सलाहकार परिषदों का भी गठन करने का प्रस्ताव किया गया है। ये परिषद प्रारंभिक मंच होंगे, जिसके माध्यम से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों आयोगों के समक्ष अपने विचार और समस्याएं रख सकेंगे। कीमतों के निर्धारण और कृषि कार्य पर किसानों की सहमति से संबंधित विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विधेयक पेश किया। विधेयक पेश करते हुए श्री तोमर ने कहा कि ये विधेयक किसानों के हित के लिए है। इसमें किसान को सिर्फ फायदा ही फायदा है। किसान के खेत के मामले में किसी भी प्रकार का करार इस बिल में निषेध है। खेत का मालिकाना हक किसान का होगा। खेत के बारे में किसी प्रकार का करार नहीं हो सकता है। ये करार होगा सिर्फ फसल का। इस एक्ट के माध्यम से खेत विकसित होंगे, निजी निवेश खेत तक पहुंचेगा और खेत तक तकनीक पहुंचेगी, खेत तक पैसा पहुंचेगा और अच्छी और वैश्विक गुणवत्ता के आधार पर एक किसान खेती करेगा, उत्पादन करेगा और जब वो अपनी फसल को बेचेगा तो उसको उत्पादन का उचित मूल्य मिलेगा। जो व्यक्ति करार करता है वो किसान से एग्रीमेंट के समय मिनिमम मूल्य का करार देगा। अधीर रंजन चौधरी, सौगत राय और शशि थरूर ने विधेयक का विरोध किया। इससे पहले लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। प्रश्नकाल को स्थगित करने के खिलाफ विपक्ष की आपत्ति का जवाब देते हुए श्री जोशी ने कहा कि ऐसे समय जब विधानसभाएं एक दिन के लिए भी कामकाज को तैयार नहीं है, संसद का मानसून सत्र असाधारण परिस्थिति में बुलाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सांसदों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि प्रश्नकाल और शून्यकाल को 30 मिनट करने पर अधिकांश दलों के नेता सहमत थे। संसद की कार्रवाई इस बार हम लोगों को करनी पड़ रही है। इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए, क्योंकि केवल 4 घंटे के लिए ही सदन चलेगा। इसलिए मैंने अनुरोध किया था कि क्वेश्चन आवर इसमें न हो, आधे घंटे का एक 0 आवर हो कि यदि किसी को कोई प्रश्न पूछना है, अपनी किसी आशंका का समाधान करना है, तो उस आधे घंटे में वह कर सकते हैं। एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश को राज्यसभा का उप सभापति फिर चुन लिया गया है। सदन में सदस्यों ने ध्वनिमत से उनके नाम का अनुमोदन किया। भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा ने उनके नाम का प्रस्ताव किया, जिसे सदन ने मंजूर कर लिया। बाद में सभापति एम वेंकैया नायडू ने उनके सभापति निर्वाचित होने की घोषणा की।
विपक्ष ने श्री हरिवंश के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा को उपसभापति के लिए नामित किया था। हालांकि विपक्षी दलों ने इसके लिए मतदान पर जोर नहीं दिया और जनता दल यूनाइटेड सांसद हरिवंश को ध्वनिमत से चुने जाने की घोषणा कर दी। श्री हरिवंश को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जनता दल यूनाइटेड सांसद सभी रूप में लोकप्रिय हैं। हरिवंश जी के लिए जो सम्मान और अपनापन मेरे मन में है, इन्हें करीब से जानने वाले लोगों के मन में है, वही अपनापन और सम्मान आज सदन के हर सदस्य के मन में भी है। ये भाव, ये आत्मीयता हरिवंश जी की अपनी कमाई हुई पूंजी है। उनकी जो कार्यशैली है, जिस तरह सदन की कार्यवाही को वो चलाते हैं, उसे देखते हुए ये स्वाभाविक भी है। सदन में निष्पक्ष रूप से आपकी भूमिका लोकतंत्र को मजबूत करती है। श्री मोदी ने कहा कि इस समय ऐसी परिस्थितियों में संसद सत्र बुलाया गया है जैसा पहले कभी नहीं था। उन्होंने सुरक्षा संबंधी सभी सावधानियों को सुनिश्चित किए जाने की जरूरत पर बल दिया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सत्र का आयोजन 2 पालियों में सुबह 9 बजे से दिन के 1 बजे तक और दिन के 3 बजे से शाम 7 बजे तक किया जा रहा है। कल से राज्यसभा की कार्यवाही सुबह की पाली में और लोकसभा की शाम पाली में होगी। सत्र के दौरान 1 अक्टूबर तक 18 बैठकें होनी हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का, माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव, शहर हो या गांव। एक सुनहरा भारत, नया भारत, तरक्की की राह पर लगातार आगे बढ़ता भारत। चाहे जल हो, आकाश या बर्फीली चोटियां, अपनी सीमाओं की दिन रात डटकर चौकसी करता भारत। गांव गांव बिजली पानी पहुंचाता, स्कूल, अस्पताल, सड़कों का निर्माण करता भारत। सफलता की ऊंचाइयां चूमता, तकनीक के नए नए कीर्तिमान स्थापित करता भारत। विश्व स्तरीय इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और उद्यमियों की फसल उगाता भारत। इस उज्जवल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते भारत की तरक्की को पोषित करते हैं आप अपने एडवांस टैक्स द्वारा। अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त 15 सितंबर तक जमा करें। देश की प्रगति की राह को मजबूत करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल बिहार में शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़ी 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें से 4 परियोजनाएं जल आपूर्ति, 2 सीवेज व्यवस्था और एक रिवर फ्रंट विकास से संबंधित है। इन परियोजनाओं पर कुल लागत 541 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन बिहार के शहरी विकास और आवास विभाग कर रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग का दल 2 दिन के दौरे पर है। निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन और चंद्रभूषण कुमार का ये दल आज सुबह पटना पहुंचा। राज्य में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग का ये पहला दौरा है। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस दल ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। चुनाव आयोग के दल ने आज पटना और मुजफ्फरपुर में दरभंगा, मधुबनी, बक्सर और भोजपुर समेत 24 जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की। चुनाव के मद्देनजर इस बैठक में बाढ़ और कोरोना से उत्पन्न स्थिति को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया। चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर भी चर्चा की गई। चुनाव आयोग ने कोरोना को लेकर मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया।
निर्वाचन आयोग का दल कल भागलपुर और बोधगया में बैठक करेगा। कल शाम दिल्ली लौटने से पहले मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने आज लद्दाख के लेह क्षेत्र में विभिन्न खेल सुविधाओं की आधारशिला रखी। इस पर लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने लेह ओपन स्टेडियम में एक सिंथेटिक ट्रैक और एस्ट्रोटर्फ की आधारशिला रखी। इस परियोजना पर 10 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसे अगले वर्ष जनवरी तक पूरा किया जाएगा। सरकार ने आज कहा कि देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 78% पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 77,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 37,80,000 से अधिक हो गई है। स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और वर्तमान में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 20.36% रह गई है। फिलहाल भारत में इस संक्रमण से मरने वालों की दर 1.64% रह गई है, जो विश्व में सबसे कम दर वाले देशों में शामिल है। पिछले 24 घंटों में 1,136 संक्रमित लोगों की मृत्यु हुई है और मरने वालों की कुल संख्या 79,722 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार पूरे प्रयास कर रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लोगों को जागरूक करने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस राज्यव्यापी मुहिम के पृष्ठभूमि पर मुंबई में बीएमसी द्वारा चलाई जाने वाली मुहिम की तैयारी का ब्यौरा लिया। उन्होंने इस मुहिम को एक जन आंदोलन बनाने का और इसमें पूरा योगदान देने का नागरिकों को आह्वान किया। बीएमसी के एक कर्मचारी और 2 स्वयंसेवकों समेत 3 सदस्यों की टीमें महानगर पालिका क्षेत्र में हर घर में जाकर विभिन्न जानकारी इकट्ठा करेगी। इनमें परिवार के सदस्यों की उम्र, वरिष्ठ नागरिक, स्वास्थ्य संबंधी अन्य तकलीफें, शरीर का तापमान, ऑक्सीजन की मात्रा जैसी जानकारी शामिल होगी। इसी तरह कोविड-19 प्रतिबंध के लिए मास्क का उपयोग, हाथ की स्वच्छता, सुरक्षित अंतर का पालन जैसे नियम तथा कोविड के लक्षण दिखने पर समय पर स्वास्थ्य संबंधी मार्गदर्शन प्राप्त करने के बारे में जागरूकता पर जोर दिया जाएगा। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का, माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव, शहर हो या गांव। ये आकाशवाणी है। जापान में सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने योशिहाइड सुगा को आज अध्यक्ष चुन लिया है। प्रधानमंत्री शिंजो आबे के उत्तराधिकारी के रूप में चुने जाने के लिए श्री सुगा को 377 वोट मिले हैं। शिंजो आबे ने पिछले महीने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। हिन्दी दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर एक ऑनलाइन समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी भाषाओं को एक जैसा सम्मान दिए जाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिन्दी दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन और सिफारिश का कल अंतिम दिन है। अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जानी है। इन पुरस्कारों के लिए नामांकन केवल पद्म अवार्ड्स पोर्टल पर ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। बंबई शेयर बाजार का संविधि सूचकांक आज 98 अंक की गिरावट के साथ 38,757 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 24 अंक गिरकर 11,440 पर आ गया।
और अब प्रस्तुत है संसद में आज की कार्यवाही की समीक्षा। पहले पेश है लोकसभा की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवर उल हक। कोरोना महामारी के बीच सुरक्षित दूरी और संबंधित दिशा निर्देशों का अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए आज संसद के मानसून सत्र में लोकसभा की पहली बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग विधेयक 2020 और राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2020 को पारित किया गया। इसके अलावा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 तथा कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020 को पेश किया। ये दोनों विधेयक अध्यादेशों का स्थान पर लाए गए हैं। कांग्रेस तथा कई अन्य विपक्षी दलों ने इन विधेयकों का विरोध किया और कहा कि ये किसानों तथा कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने वाले विधेयक हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फैक्टरिंग विनिमयन संशोधन विधेयक 2020 और बैंककारी विनिमयन संशोधन विधेयक 2020 पेश किया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद सदस्य वेतन, भत्ता, पेंशन संशोधन विधेयक 2020 पेश किया। सरकार ने आज ही अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पहले बैच के तहत 2,35,852 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय के लिए संसद से मंजूरी मांगी। वित्त मंत्री ने निचले सदन में वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगें पेश की। इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम मनरेगा के तहत 40,000 करोड़ रुपए से अधिक के व्यय की मंजूरी मांगी गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना महामारी के संकट से निपटने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में सदन को जानकारी दी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में 11 सितंबर तक कोरोना वायरस के कुल 45,62,414 मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 76,271 लोगों की संक्रमण से मृत्यु हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि देश में संक्रमण से मृत्यु दर 1.67% है। हर्षवर्धन ने कहा कि अब तक 35,42,663 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं और ये संख्या कुल मरीजों का 77.65% है। सदन की कार्रवाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। सुरक्षित दूरी को ध्यान में रखकर सभी मंत्री और सदस्य मास्क लगाकर सदन में पहुंचे। सदन में हर सीट के आगे प्लास्टिक शील्ड कवर लगाया गया था। कोरोना वायरस महामारी के बीच सुरक्षित दूरी को सुनिश्चित करने के लिए सदस्यों को लोकसभा चैम्बर और गैलरी के साथ साथ राज्यसभा चैम्बर में भी बैठाया गया। मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा की कार्रवाई परंपरा के अनुसार राष्ट्रगान के साथ शुरू हुई। सदन में प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने तालियां बजाकर उनका अभिवादन किया। विपक्ष की ओर से सदन में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के साथ ही अन्य दलों के नेता मौजूद थे। फारूक अब्दुल्ला लंबे समय के बाद लोकसभा पहुंचे। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रख्यात शास्त्रीय गायक पंडित जसराज, वर्तमान में सदन के सदस्य रहे वसंत कुमार और 13 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से कहा कि वे कोविड के चलते असाधारण परिस्थिति को देखते हुए सदन में अपने स्थान पर बैठकर अपनी बातों को रखें और सुरक्षित दूरी का पालन करें। उन्होंने कहा कि सदस्यों को समस्या होगी, लेकिन कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी है कि बैठने की व्यवस्था से कुछ सदस्यों को परेशानी हो रही है, लेकिन सुरक्षित दूरी को सुनिश्चित बनाने के लिए सदस्य अपने तय स्थान पर ही बैठें। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं और उन्हें उम्मीद है कि ऐसे में देश कोरोना को पराजित करने में सफल रहेगा। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के विरोध के बीच सरकार ने संसद के मानसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल और गैर सरकारी कामकाज निलंबन से जुड़ा प्रस्ताव सदन में रखा, जिसे निचले सदन की मंजूरी प्रदान कर दी गई। विपक्षी दलों ने प्रश्नकाल के निलंबन का विरोध किया और सरकार पर सवालों से बचने का आरोप लगाया, जिस पर सरकार ने कहा कि यह असाधारण परिस्थिति है जिसमें विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सत्र का आयोजन असाधारण परिस्थितियों में हो रहा है और ये तय किया गया है कि प्रत्येक दिन सदन 4 घंटे के लिए चलेगा। इस दौरान प्रश्नकाल और गैर सरकारी कामकाज नहीं रखने के मामले में संसदीय कार्य मंत्री ने विभिन्न दलों के नेताओं से बात की थी। रक्षा मंत्री ने सभी दलों के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे असाधारण परिस्थितियों में सदन हो रहा है और इसके कारण सुचारू संचालन के लिए सभी का सहयोग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान सदस्य अतारांकित प्रश्नों के जरिए प्रश्न पूछ सकते हैं और शून्यकाल में स्पष्टीकरण की मांग भी कर सकते हैं।
इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वैश्विक स्तर पर असाधारण परिस्थितियों में सभी से सहयोग अपेक्षित है। लोकसभा के नियमों के तहत सभी को पर्याप्त समय और अवसर दिया जाएगा। सरकार ने भी इस पर सहमति जताई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस संबंध में लोकसभा में प्रस्ताव रखते हुए कहा कि सरकार सवालों से भाग नहीं रही है और वो सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री ने जब यह प्रस्ताव रखा तो सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि प्रश्नकाल स्वर्णकाल होता है और इसे सदन की आत्मा भी कहा जा सकता है। यह सरकार की जवाबदेही के लिए होता है। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रश्नकाल संसदीय कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण अंग है और अधिकारियों के विभाजन का हिस्सा होता है। प्रश्नकाल स्थगित करना इसे कमजोर करने का प्रयास है। उन्होंने इस मुद्दे पर मत विभाजन कराने की मांग की। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि यह सही है कि असाधारण परिस्थितियों में सत्र का आयोजन हो रहा है, लेकिन सदन के संचालन की प्रक्रिया संबंधी नियमों को देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि प्रश्नकाल को तभी स्थगित किया जा सकता है जब सदन में सर्वसम्मति हो। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने कहा कि प्रश्नकाल सदन की कार्रवाई का बुनियादी हिस्सा है। सरकार विधेयक पास कराना चाहती है, लेकिन लोग ये सुनना चाहते हैं कि सांसदों के प्रश्नों पर सरकार क्या जवाब देती है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार चर्चा से भाग नहीं रही है और सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि कोरोना वायरस के काल में कई राज्यों में विधानसभा एक दिन के लिए आयोजित हुई, जबकि सदन का सत्र 18 कार्य दिवसों के लिए रखा गया है। उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र की दुहाई जो लोग दे रहे हैं, उन्हें 1975 में क्या हुआ उसे भी याद करना चाहिए। संसद के मानसून सत्र के लिए पहले दिन कई सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे भी उठाए। भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन ने पड़ोसी देशों से मादक पदार्थों की तस्करी और फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों द्वारा इसके सेवन के संबंध में मादक द्रव्य नियंत्रण ब्यूरो की जा रही जांच का मुद्दा उठाया और कड़ी कार्रवाई की मांग की। सदन में कांग्रेस के डीन कुरियाकोस ने केरल में भूस्खलन से हुए जानमाल के नुकसान का मुद्दा उठाया और कहा कि सरकार को प्रभावितों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। भाजपा के संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में आदिवासी समुदाय के धर्मांतरण के मामले बढ़ने की जानकारी सामने आ रही है। इस मामले की जांच होनी चाहिए। भाजपा के जगदम्बिका पाल ने भोजपुरी, राजस्थानी और भोटी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई। अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने कोविड-19 के समय बच्चों की शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार को गरीब बच्चों के लिए बेसिक स्मार्टफोन और डाटा पैक की योजना शुरू करनी चाहिए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भारत चीन की सीमा पर तनाव के मुद्दे को उठाने का प्रयास किया, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने उनसे इस विषय के लिए कार्य मंत्रणा समिति को बैठक में उठाने को कहा। अब सुनिए राज्यसभा की कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। कोविड-19 की पृष्ठभूमि में संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आज राज्यसभा ने अपने नए उपसभापति को चुना। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हरिवंश दोबारा उपसभापति चुने गए। भाजपा सदस्य जेपी नड्डा ने उपसभापति के पद के लिए हरिवंश के नाम का प्रस्ताव रखा और सांसद थावरचंद गहलोत ने उनके प्रस्ताव का समर्थन किया। संसद में ध्वनिमत से हरिवंश को उपसभापति चुन लिया गया। उनके सभापति चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसद में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, राजद के मनोज झा और विभिन्न दलों के नेताओं ने हरिवंश को बधाई दी और नए कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अधिकतर नेताओं ने सदन को चलाने में उनकी शैली की सराहना की। विपक्ष ने राजद नेता मनोज झा को उपसभापति पद के लिए अपना संयुक्त उम्मीदवार बनाया था। इससे पहले दोपहर बाद 3 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू हुई। बैठक शुरू होने पे 15 नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। शपथ लेने वालों में तृणमूल कांग्रेस के दिनेश त्रिवेदी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन और भाजपा के सैयद जाफर इस्लाम के अलावा द्रमुक के तिरुचि शिवा, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के केशव राव, तृणमूल कांग्रेस की अर्पिता घोष शामिल हैं। शपथ लेने वाले अन्य सदस्यों में निर्दलीय अजीत कुमार मुंगैया, कांग्रेस की फूलो देवी नेताम, एलजेडी के एमवी श्रेयमस कुमार, राकपा की फौजिया खान, एनपीपी के वारवीराय खालूसी, द्रमुक के एनआर इलोंगा और भाजपा के जयप्रसाद निषाद शामिल हैं। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण उच्च सदन में बैठने की विशेष व्यवस्था की गई। इसके तहत उच्च सदन में सदस्यों ने दोनों सदनों के कक्ष में बैठे कुछ सदस्यों को विभिन्न दीर्घाओं में बैठाया गया।
इसके बाद सदन ने पूर्व उपराष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रख्यात शास्त्रीय गायक पंडित जसराज और अपने 3 वर्तमान सदस्यों और 14 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी और उनके सम्मान में कुछ क्षणों का मौन रखा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हाल में दिवंगत 3 सदस्यों के सम्मान में उच्च सदन की बैठक 1 घंटे के लिए स्थगित की गई। उपसभापति वेंकैया नायडू ने सत्र के पहले दिन सदन को प्रणब मुखर्जी और वर्तमान सदस्यों में बेनी प्रसाद वर्मा, MP वीरेंद्र कुमार तथा अमर सिंह के निधन की जानकारी दी। उन्होंने हाल ही में दिवंगत पूर्व सदस्यों तथा प्रख्यात शास्त्रीय गायक जसराज के निधन का भी जिक्र किया। सभापति ने श्री मुखर्जी के निधन का जिक्र करते हुए कहा कि मुखर्जी का जन्म स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार में हुआ और उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। उनके 5 दशक से भी लंबे राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए श्री नायडू ने कहा कि श्री मुखर्जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष के अलावा केंद्र में कई अहम मंत्री पदों पर रहे। इसमें वित्त, विदेश मंत्रालय भी शामिल हैं। इसके बाद श्री नायडू ने बेनी प्रसाद वर्मा, अमर सिंह और MP वीरेंद्र कुमार के निधन का जिक्र किया। एक बार के स्थगन के बाद सदन की कार्रवाई फिर शुरू होने के बाद नायडू ने पिछले दिनों देश में विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश के कारण जान-माल के नुकसान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों और मुंबई शहर में भारी बारिश के कारण 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, वहीं लाखों लोग प्रभावित हुए। सदस्यों ने भारी बारिश के कारण जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में कुछ क्षणों का मौन रखा और उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा का दोबारा सभापति उपसभापति निर्वाचित होने पर हरिवंश को बधाई देते हुए सदन चलाने में उनकी शैली की सराहना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि वो उच्च सदन की कार्रवाई संचालित करने के दौरान सभी का ध्यान रखेंगे और किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों और पत्रकारिता की दुनिया में हरिवंश जी ने जो ईमानदार पहचान बनाई है, उसको लेकर उनके प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान रहा है। नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद सहित सदन में अन्य दलों के नेताओं ने भी हरिवंश जी को बधाई दी। आजाद ने कहा कि बहुत कम समय में इस पद पर रहते हुए सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ न्याय करने का हरिवंश जी ने प्रयास किया। आमतौर पर विपक्ष की शिकायत रहती है कि उसकी नहीं सुनी जाती, लेकिन बतौर उपसभापति सभी को अवसर देने का प्रयास किया। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि आज हिंदी दिवस है और आज ही के दिन हरिवंश का निर्वाचन होना शुभ है। उन्होंने कहा कि हरिवंश अनूठे व्यक्तित्व हैं जो मीडिया और संसद जैसे लोकतंत्र के 2 अहम स्तंभों का एक साथ प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद करता हूं कि आप दोनों की सुरक्षा करेंगे। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि हरिवंश जी विद्वान हैं और विनम्र भी। ये दोनों चीजें उनके व्यक्तित्व को बड़ा बनाती हैं। सदन में कुछ समय के लिए शून्यकाल भी चला और कांग्रेस के जयराम रमेश सहित कुछ सदस्यों ने लोक महत्व के अलग अलग मुद्दे उठाए। अभी आप शशांक कुमार से संसद में हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मुंबई और चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे तथा सामान्य बारिश हो सकती है। कोलकाता में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 25 जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। शहर में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। लद्दाख में भी आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। तापमान 9 और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गिलगित में तापमान 15 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। यहां भी आसमान साफ रहने के आसार हैं। मुजफ्फराबाद में भी आसमान आमतौर पर साफ रह सकता है। तापमान 19 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2020 और राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग विधेयक 2020 पारित किए। श्री हरिवंश फिर राज्यसभा के उपसभापति निर्वाचित। देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर 78% हुई। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल बिहार में 541 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। और जापान में योशिहिड सुगा सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के नए नेता चुने गए। वे प्रधानमंत्री शिंजो आबे का स्थान लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।